नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव वृक्षपति। आप लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं और इस समय पर आप लोगों के बीच में हिमाचल की बात लेकर हम हाजिर हैं। हिमाचल की बात हमारा मॉर्निंग बुलेटिन, जिसमें हम आप लोगों को हिमाचल प्रदेश में चल रही सभी गतिविधियों के बारे में बताते हैं और ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आप लोगों को यहां पर जानना जरूरी है, वो सब लेकर आपके बीच में आते हैं। तो इस स्ट्रीम पर आप लोगों को बता देंगे कि हिमाचल प्रदेश में क्या इस समय पर चल रहा है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों के लिए जानना महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग जो यहाँ पर जुड़े हैं, आप सभी लोगों से यह अनुरोध जरूर रहेगा कि स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिएगा और जितना ज्यादा हो सके लाइक कीजिएगा। और इसी के साथ साथ आप सभी लोगों को यह भी अवश्य कहेंगे कि आप लोग अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट्स के माध्यम से अवश्य लिखेगा। अगर आप स्ट्रीम को शेयर नहीं कर सकते हैं तो ये तो जरूर कीजिएगा कि जितना ज्यादा हो सके आप इस स्ट्रीम पर लाइक का बटन लगातार दबाते रहे। हिमाचल प्रदेश की यदि बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अलग अलग तरह की गतिविधियां चल रही हैं। यहाँ पर एम्प्लॉइज लोग अपने लिए राइट्स मांग रहे हैं, अपने लिए हक मांग रहे हैं। और वहीं पर दूसरी जगह पर जो हिमाचल प्रदेश में महंगाई की दर है उसका क्या फर्क पड़ रहा है, क्या नहीं पड़ रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम आज भी नहीं बढ़े हैं और आने वाले समय में ये बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे वो तो चलिए खैर समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए तो ये दिख रहा है कि कुछ समय से जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो पूरी तरह से स्थिर है। लेकिन बात करें हिमाचल प्रदेश से बाहर की तो वहां पर हिमाचल प्रदेश में भी कई जगहों पर और ऑलमोस्ट सभी जगहों पर जो है 100 से ऊपर जो है पेट्रोल और डीजल के दाम इस समय पर बढ़े हैं। और उस वजह से हमारे बीच में जितने भी खाद्य वस्तुएं हैं उनके भी यहाँ पर दाम बढ़े हुए हैं। काफी ज्यादा लोगों को उससे समस्या भी आ रही है। लेकिन अब बात करेंगे हम इन सब चीजों की जो आज के हमारे बुलेटिन में हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो आज के बुलेटिन में यहाँ पर स्लग में डाली गई है। आप सभी लोगों से हमेशा की तरह मेरा अनुरोध यही रहेगा कि आप एक तो अपने कमेंट्स के माध्यम से यहाँ पर प्रतिक्रियाएं जरूर दें, ताकि हमें ये पता चले कि भाई क्या इस समय पर आप लोगों की अपनी क्या राय है और क्या क्या चीजें यहाँ पर आप लोग कहना चाहते हैं, वो सब चीजें यहाँ पर करें। ठाकुर जी, सुंदर जी, गुड मॉर्निंग है। ठाकुर चमन जी लिख रहे हैं समस्त हिमाचल वासियों को और देवभूमि क्षत्रिय संगठन, देवभूमि स्वर्ण संगठन की तरफ से बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं जी। और चलिए जी शुरू करते हैं हमारा मॉर्निंग बुलेटिन। मॉर्निंग बुलेटिन की यदि बात करें तो सबसे पहले एक गुमनाम पत्र की बात करेंगे। गुमनाम पत्र जो पीएमओ को लिखा गया और पीएमओ को वो पत्र लिखने के बाद मुख्य सचिव राम सुभग पर एक शिकायत लगाई गई कि उन्होंने यहां पर भ्रष्टाचार में संलिप्त हुए हैं। पीएमओ ने इस अज्ञात पत्र को सीएम ऑफिस भेजा है और यहां पर उसके बारे में बात हो रही है। आपको पूरा मामला बताएंगे हुआ क्या है। देखिए, चले पहले जो पीएमओ को शिकायत मिली है वो 8 सितंबर 2021 को मिली है। उसमें 20 सितंबर को अंडर सचिव वेद ज्योति ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण सचिव को कार्रवाई के लिए इसे भेजा है। तो आप समझे 13 अक्टूबर को केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने ओवर सचिव रुपेश कुमार ने हिमाचल के प्रधान सचिव सीएम को कार्रवाई करने के लिए ये संतुति दी थी और तब से शिकायत सीएम कार्यालय में दबी पड़ी थी और इस समय तक ये शिकायत बाहर नहीं आई थी। अब ये शिकायत बाहर आई है और शिकायत ये की गई है कि जो पीएमओ के आदेश हुए हैं उसमें ये शिकायत की गई है कि जब जो मुख्य सचिव है राम सुभग सिंह, वो अतिरिक्त मुख्य सचिव जब वन के थे तो उन्होंने भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया है, ये उन पे आरोप लगा है। इस पर जब बात की गई, जैसे मैंने कहा कि सितंबर 2021 में शिकायत आई थी, आज हमारे बीच में अप्रैल 2022 चल रहा है, ये शिकायत दबी पड़ी थी। पीएमओ ने यहाँ पर सीएम को भेजा है और सीएम ने भेजने के बाद उसके बाद जब मुख्यमंत्री जी से इसके बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये जो शिकायत है उसके अनुसार आपको बता दें कि ये मामला सीएम जयराम ठाकुर जी ने जो बताया है उसमें पत्र में कई चीजें स्पष्ट नहीं है और कोई भी किसी के खिलाफ भी पत्र लिख रहे हैं और मामला ध्यान में और इस पर विचार किया जाएगा, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा है। आपको बता दें हुआ क्या है। एक पत्र लिखा गया पीएमओ को, पीएमओ ने उसका संज्ञान लिया और पीएमओ ने यहां पर सितंबर 2021 में उसे भेज दिया। अब दिसंबर 2021 से ये अभी तक ये पत्र सामने नहीं आया था जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप यहाँ पर मुख्य सचिव पर लगे हुए हैं। लेकिन जब यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पे जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं वो भी सही है कि आजकल ऐसा होता है कि अननोन पत्र इतने चल रहे हैं और कई चीजें उसमें स्पष्ट नहीं है जो मुख्यमंत्री जी यहाँ पर बता रहे हैं। अब यहाँ पर देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी और कितनी इसमें सच्चाई है कितनी नहीं है, वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए जो ये पत्र है ये सब लोगों के सामने आ चुका है और जो सरकार है वो यहाँ पर यही प्रयास करेंगे किसी प्रकार की कहीं बड़ी समस्या में यहाँ पर ना फंसे। लेकिन अभी जो, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अभी सामने आया है, अभी आगे भी देखना होगा कि क्या क्या यहाँ पर होता है और क्या क्या आगे हो सकता है। बहरहाल ये तो चलिए एक खबर की बात थी, इसी के साथ साथ और खबरों पे भी आप लोगों को लेकर चलते हैं। अब जो बच्चे हैं वो एक साथ 2 डिग्रियां भी कर सकेंगे, ये भी आप लोगों को यहाँ पर खबर दे दे। जो दिल्ली से हमारे बीच में एक ऑर्डर यहाँ पर प्रस्तुत हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि अब अर्पित जी लिख रहे हैं कि खबर को हाईलाइट करें कि बिजली बोर्ड में
एंटीमेट की वैकेंसी निकालने के एक को 8 महीने पहले बोला था, अभी तक नहीं निकली है। बहुत से बेरोजगार उस भर्ती का वेट कर रहे हैं और कई लड़कों को काफी ज्यादा जगहों पर ऐसा हुआ है। और मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि केवल एक आप ही का हुआ है, काफी ज्यादा पोस्टिंग जो है वो निकलने की बात हुई थी, लेकिन वो अभी तक नहीं निकली है। बहरहाल इस पे बात करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर भी ये बताऊं कि अब बच्चे 2 डिग्री कोर्सेज इकट्ठे कर सकते हैं। तो यूजीसी ने विद्यार्थियों को एक साथ 2 फुल टाइम डिग्री कोर्सेज करने की अनुमति दी है। और उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप छात्रों को कोई कौशल हासिल करने का मौके के लिए आयोग मतलब जितना एक से ज्यादा करना चाहे तो आयोग उसने उसके लिए फैसला किया है। और एक ही विश्वविद्यालय या फिर अलग अलग विश्वविद्यालयों से एक ही समय पर 2 कोर्स कर सकेंगे। और इसके लिए दिशा निर्देश अभी तक नहीं आए हैं। देखिए, दिशा निर्देश इसके लिए क्यों महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले तो फिर वो उसके लिए अटेंडेंस किस तरह से होगी, क्योंकि अटेंडेंस भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और क्योंकि अब 2 विश्वविद्यालयों से करेंगे तो विश्वविद्यालयों के अपने अपने कुछ ऐसे तौर तरीके भी होते हैं जिसमें बच्चों को 75% अटेंडेंस वगैरह जो चीजें होती है, अगर वो सारी यहाँ पर रखी जाएंगी तो उससे ऑब्वियसली एक बात रहती है कि बच्चा 75% अटेंडेंस दोनों जगह पर तो पूरी कर नहीं सकता। वो किस तरह से उसके बारे में जो एक विस्तृत दिशा निर्देशों की यहाँ पर आवश्यकता है, वो विस्तृत दिशा निर्देश जब आएंगे तभी उसके बाद ये पता लग पाएगा कि भाई किस तरह से यहाँ पर क्या किया जा सकता है। फिलहाल के लिए यहाँ पर यूजीसी ने ये तो क्लियर कर दिया है कि एक बच्चा जो है एक समय पर एक ही यूनिवर्सिटी से या फिर 2 यूनिवर्सिटीज से अलग अलग 2 यूनिवर्सिटी से एक से ज्यादा कोर्सेज कर सकते हैं। यानी कि आप एक कोर्स तो करें ही करें, उसके साथ दूसरा कोर्स भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये यहाँ पर विश्वविद्यालय के लिए, यहाँ पर बच्चों के लिए एक अच्छी खबर इसे कहेंगे। देखिए, आपको एक बैचलर कोर्स करना होता है, उसके बाद दूसरा बैचलर कोर्स आप मास्टर के बाद, जैसे खासकर बीएड वगैरह की बात यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ पर एक अच्छी खबर ये सभी लोगों के लिए रहेगी। आप इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और लाइक का बटन लगातार दबाते रहें। इसके साथ साथ आप लोगों को अगली खबर की ओर भी लेकर चलते हैं। तो अगली खबर हमारे बीच में यहाँ पर आप जो आप लोगों के बीच में है वो क्षमा चाहेंगे। जी हाँ, एम्स को लेकर है। एम्स जो हमारे बीच में बिलासपुर में खुला है उसको लेकर है। तो यहाँ पर नड्डा जी पहुंचे थे और आज सुबह से कुछ जुकाम सा लग रहा है। नड्डा जी पहुंचे थे और नड्डा जी ने यहाँ पर कहा है कि एम्स में जल्द ही ओपीडी जो है वो शुरू हो जाएगी। और जो ओपीडी है उसके लिए आपको संचालित जो जून से मरीज भर्ती किए जाएंगे। इन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी खुद ओपीडी का शुभारंभ करेंगे और अगस्त में पूरी तरह से एम्स संचालित हो जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पर आप एम्स की बात, यहाँ पर एम्स के निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे नड्डा। उन्होंने कहा कि सितंबर के पहले एम्स के लिए अंडरपास बन जाएगा ताकि यहाँ पे ट्रैफिक जाम की स्थिति ना बने। और अंडरपास के लिए प्रदेश सरकार से स्वीकृति मिल चुकी है, हालांकि प्रदेश में इन्हीं की सरकार है। और नड्डा ने कहा कि एम्स में जो मानक निर्धारित है उनके साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यहाँ दिल्ली एम्स की तरह ही सुविधाएं होंगी। उन्होंने ये भी कहा कि निर्माण कार्य से लेकर फैकल्टी स्टाफ और अन्य कार्यों को पूरी सतर्कता से करवाया जा रहा है। और देश में बनाए जा रहे नए 22 एम्स के लिए तैनात स्टाफ की दिल्ली एम्स में ट्रेनिंग करवाई जा रही है। तो अगर एम्स यहाँ पर खुल जाता है तो ये प्रदेश के लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया बात रहेगी। और जैसे कि यहाँ पर कह रहे हैं, अगस्त तक जो एम्स है वो पूरी तरह संचालित होने लग पड़ेगा और प्रधानमंत्री जो है उसकी ओपीडी का शुभारंभ करेंगे। हालांकि ओपीडी तो ऑलरेडी वहां पर चली भी हुई है, लेकिन अब यहाँ पर ये कहा गया है कि जब वो मतलब फुल फ्लैज हो जाए तो शायद उसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो इसके लिए बात यहां पर की गई है। इसके साथ साथ जो नया वेतनमान है उसका लिए काफी लोगों को इंतजार भी करना पड़ा, काफी लोगों को इंतजार खत्म भी हुआ है। लेकिन यहाँ पर बिजली बोर्ड के लोगों की बात करें तो वहां पर उन लोगों को अगले महीने से यहाँ पर जो संशोधित वेतनमान है वो मिलना शुरू हो जाएगा। और इस संशोधित वेतनमान की यदि बात करें तो जैसे जो नया यहाँ पर वेतनमान है, आपको बता दें 12,000 नियमित कर्मचारी और 28,000 पेंशनरों को यहाँ पर ये 366 करोड़ का अतिरिक्त भार जो यहाँ पर बोर्ड प्रबंधन पे पड़ेगा, बोर्ड पर पड़ेगा, वो एक अलग बात है। लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर 12,000 नियमित कर्मचारी और 28,000 पेंशनरों को अगले महीने से संशोधित वेतनमान यहाँ पर दिया जाएगा। 12,000 नियमित कर्मचारी और 28,000 दो दूसरे 366 करोड़ रुपए यहाँ पर एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इसके साथ बिजली बोर्ड ने अपने 160 वर्ग के अधिकारियों व कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 के आधार पर संशोधित वेतनमान जारी करने का निर्णय लिया है। और संशोधित वेतनमान देने के लिए बिजली बोर्ड ने सालाना करीब, जैसे मैंने बताया, 366 करोड़ का यहां पर उन पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। 1 जनवरी 2016 से मिलने वाले एरियर के बारे में हिमाचल सरकार द्वारा दिए जाने वाले निर्णय के अनुसार ही बोर्ड फैसला लेगा। एरियर के बारे में अभी तक यहां पर थोड़ा
जो असमंजस है वो पड़ी है, लेकिन उसके बाद भी आपको जैसे कि बताया ही गया कि यहाँ पर सभी लोगों को 1 जनवरी 2016 के हिसाब से यहाँ पर उनको संशोधित वेतनमान मिलेगा। इसी के साथ आज से समर स्पेशल शिमला कालका ट्रेन भी यहाँ पर कल से 14 अप्रैल से ये चलने लग पड़ेगी। और इसमें आप लोगों को बता दें कि शिमला से कालका के लिए गाड़ी 15 अप्रैल को रवाना होगी और 14 अप्रैल को ये संचालन शुरू कर दे। 15 अप्रैल को ये शिमला से कालका रवाना होगी और 1 जुलाई तक ये चलती रहेगी। इसमें जो स्पेशल ट्रेन है वो दोपहर शिमला के लिए, कालका से शिमला के लिए दोपहर 1:05 पर रवाना होगी और 6:30 बजे शिमला पहुंचेगी। शिमला से कालका के लिए ट्रेन जो है वो सुबह 9:20 से लेकर और उसके बाद 3:50 तक कालका पहुंचेगी। चलिए अब इसके साथ साथ आपके प्रश्नों को भी ले देते हैं। अगर कोई खबर, जी हाँ, एक खबर मैं आप लोगों को यहाँ पर जरूर बताना चाहूंगा। जिन लोगों को इस तरह से अभी भी अगर महंगाई नहीं लग रही तो आपको ये बता दें कि अगर आप यहाँ से दुबई जाना चाहें तो आपको दुबई जाने के लिए कम किराया लगेगा, लेकिन अगर आप कुल्लू से दिल्ली जाना चाहें तो वहां के लिए आपको ज्यादा किराया लगेगा। ये हवाई सफर की हम बात कर रहे हैं। आप लोगों को बता रहे कि दिल्ली जाने के लिए 26,000 रुपए प्रति सीट चुकाने पड़ रहे हैं और दिल्ली से दुबई अगर आपको जाना हो और दिल्ली से सिंगापुर जाना हो तो प्रति सीट 15 और 22,000 रुपए के बीच में है। तो जहां पर 15 और 22,000 रुपए दिल्ली से आपको सिंगापुर और दुबई पहुंचा सकते हैं, यानी कि देश के बाहर पहुंचा सकते हैं, वहां पे देश के अंदर घूमते रहने के लिए आपको, और वो भी काफी ज्यादा दूर नहीं, आपको हिमाचल प्रदेश से दिल्ली में जाना है तो वहां पर 26,000 रुपए प्रति सीट आपको ये करना पड़ रहा है दिल्ली से। आपको ये भी बता दें हमारे बीच में यहाँ पर 72 सीटें जहाज है जो दिल्ली से आ जा सकते हैं और उसमें 55 यात्री बैठते हैं। चलिए जी, ये आज का बुलेटिन था। थोड़ी तबीयत भी खराब है तो आप सभी लोग जो यहाँ पर जुड़े, आप सभी लोगों का धन्यवाद। स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद।